नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से 18 व 19 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई एस्टेट परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। इस बारे में बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लेवल 1 की परीक्षा का परिणाम 13.70%, लेवल 2 की परीक्षा का परिणाम 4.30% व लेवल 3 की परीक्षा का परिणाम 14.52% रहा। वहीं उन्होंने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता आगामी 7 वर्षों तक रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 18 और 19 दिसंबर को आयोजित कराई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित कराई गई थी, जिसमें कुल 1,87,951 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ये जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने आज शिक्षा बोर्ड में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। परिणाम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एस्टेट परीक्षा में 58,391 पुरुष, 1,29,559 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हाईटेक कंट्रोल रूम से प्रदेश भर के सभी एस्टेट परीक्षा केंद्रों की पल पल की लाइव मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से करते हुए पहली बार अनुचित साधन के 66 केस दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की मान्यता अगले 7 वर्षों तक रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी आज बोर्ड की वेबसाइट पर 5 बजे से परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। लेवल 1 पीआरटी में कुल 13.70%, लेवल 2 टीजीटी में कुल 4.3% और लेवल 3 पीजीटी में कुल 14.52% परीक्षा परिणाम रहा। अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुल 1,87,951 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 58,391 पुरुष थे और 1,29,559 महिलाएं थी और एक ट्रांसजेंडर शामिल था। लेवल 1 की पीआरटी परीक्षा में कुल 39,708 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी, जिसमें से 12,844 पुरुषों में से 2,147 एवं 46,863 महिलाओं में से 3,293 उत्तीर्ण हुई। पुरुष अभ्यर्थियों का 5% 16.72% रहा और महिला अभ्यर्थियों का 5% 12.26% रहा। लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा में कुल 77,510 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 22,911 पुरुषों में से 1,327 पुरुष व 54,599 महिलाओं में से 2,004 उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का 5% लेवल 2 टीजीटी में 5.79% रहा, तो महिला अभ्यर्थियों का 5% 3.67% रहा। इसी प्रकार लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा में कुल 70,763 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें 22,636 पुरुषों में से 3,633 अभ्यर्थी पास हुए। 48,097 महिलाओं में से 6,636 उत्तीर्ण हुई। पुरुष अभ्यर्थियों का लेवल 3 में 5% 16.05% व महिलाओं का 13.80 हर वर्ष अलग अलग रहता है। लगभग 5वीं बार मैं अपने कार्यकाल में ये परीक्षा आयोजित करा रहा हूँ। तो 2017 से लेकर 2021 तक जो लगातार एस्टेट की परीक्षा हो रही है, उन सब अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम देने से पहले माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सबकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस दोबारा से कराई जाए। उन सब विद्यार्थियों की कराई गई है। ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के समय पर अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच सके। उन सब अभ्यर्थियों की जल्दी कब से कराएंगे बायोमेट्रिक? अगर आगामी सप्ताह में वो जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनका रिजल्ट अभी रोक लिया गया है और उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 5% अलग अलग वर्ष में लेवल 1 में 2017 में थी 12.51%, 2018 में थी 5.71%,
2019 में 9.79%, 2020 में 7.04% और इस वर्ष लेवल 1 की परीक्षा में 5% आई है, 13.70%। लेवल 2 में 2017 में थी 9.98%, 2018 में 4.78%, 2019 में 10.76% और 2020 में 5.15% और इस वर्ष 2021 में 4.3% 5% रही। लेवल 3 2017 में 5% थी 0.83%, 2018 में 2.55%, 2019 में 4.23% और 2020 में 4.07% और इस वर्ष 14.52% 5% रही। शुक्रवार को श्री अग्रवाल सभा व अनेक संगठनों के द्वारा स्थानीय लाला लाजपत राय चौक पर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत अमर शहीद शेरे हिंद लाला लाजपत राय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवीन कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में लाला लाजपत राय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और चौक के जल्द पुनर्निर्माण की जानकारी प्रदान की। स्थानीय लाला लाजपत राय चौक पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमर शहीद लाला लाजपत राय जी की जयंती विभिन्न संगठनों के द्वारा मनाई गई। इस दौरान विधायक घनश्याम सर्राफ जी और नंद किशोर अग्रवाल जी वहां मौजूद रहे। लाला जी के अमर रहे के नारों से पूरा चौक भी गूंज उठा। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि बहुत जल्द इस प्रशासन इस चौक का जीर्णोद्धार करेगा और इसे भव्य रूप दिया जाएगा। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं नवीन गुप्ता ने बताया कि लाला जी ने पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी और अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ सभी को एकजुट किया था। इस अवसर पर महावीर डालमिया ने कहा कि ये सत्य है कि जब तक गगन रहेगा लाला जी का नाम रहेगा। वहीं भारत विकास परिषद से अशोक शर्मा जी ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि भिवानी का बाल अनाथ आश्रम की स्थापना लाला जी ने की थी और देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इस दौरान नरेश तंवर भी वहाँ मौजूद रहे। परम शहीद लाला लाजपत राय की जयंती अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी ने उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और प्रसाद भी लगाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि ये चौक का पुनर्निर्माण करवा के इसको सुंदर बनाने का काम हम कर रहे हैं, तो इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था हो जाएगी। सर क्या लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए? इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज को उनके दिखाए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज लाला लाजपत राय जी की जयंती है। हमें बड़ा फख्र है कि भिवानी लाला लाजपत राय की कर्मस्थली रही। लगभग 120 साल पहले लाला लाजपत राय जी ने भिवानी में भी अनाथालय जो है, जिसको आजकल बाल सेवा आश्रम बोलते हैं, ये बनाया था। और ऐसे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी जो रहे उनको एक किस्म से पूरी भुला दिया गया था और अब वो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं और उनको जनता के बीच में उनके कामों को लाने के लिए, उनके योगदान को याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बार बार लोगों के बीच में उनके बारे में बताने के लिए और लोगों में जागृति लाने के लिए जनता के बीच में जा रही है, उनको नमन करने के लिए भी। और 31 जनवरी को उन गुमनाम शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनके बारे में कोई नहीं जानता या जिनके बारे में चर्चा नहीं के सामने लाला लाजपत राय जी के जन्म 157वीं जयंती पर सभी युवा साथी इकट्ठे हुए। इन्होंने आज लाला लाजपत राय जी को पुष्प अर्पित किए और भिवानी शहर के अंदर लाला लाजपत राय का विशेष लगाव रहा है। समय समय पर आज़ादी के संघर्ष में लाला लाजपत राय जी ने भिवानी में दौरे किए। खास रूप से पंडित नेकीराम शर्मा जी के साथ लाला जी का यहाँ बहुत लगाव रहता था। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उन लोगों को
समय समय पर याद करना युवा पीढ़ी का धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। खास रूप से लाला लाजपत राय जी के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष किया, वो मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेजी फौज के द्वारा जैसे उनको यातनाएं दी गई और लाठियां पड़ी, यहाँ तक कि उनको उस समय में सुनने में आता है कि पुलिस ने लाठियों से उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। 75वें अमृत महोत्सव का पूरा भारतवर्ष बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास से जश्न मना रहा है। इसी क्रम में आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी शेर हिंद लाला लाजपत राय जी की आज 154वीं जयंती है, 157वीं जयंती है। 28 जनवरी 1865 को लाला जी ने पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। शुरू से ही उनके विचार उगर रहे, क्रांतिकारी रहे, गरम दल के वो नेता थे। बहुत सी संस्थाएं में उनको स्थापन करने में उनका सहयोग रहा। पंजाब नेशनल बैंक उन्हीं की देन है, DAV स्कूल उन्हीं की देन है, उसके अलावा लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी उन्हीं की देन है। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया जब सैंडर्स ने भारत के अंदर जो है वो कमीशन आयोग लागू करने की कोशिश की, जलियांवाला बाग कांड हुआ। उन्हीं के ये क्रांतिकारी विचार थे जिनसे प्रेरणा लेके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने उनके विचारों का अनुसरण करके और क्रांतिकारी बनके एक अहम योगदान दिया। लाला जी के ऊपर अंग्रेज़ों ने इतना अत्याचार किया कि उनके ऊपर जो है वो सैंडर्स के ऑर्डर से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई और उन्होंने मरते हुए एक बात कही थी कि मेरे शरीर पर जो ये एक एक लाठी का प्रहार हुआ है, ये ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत के कफन में कील ठोकने का काम करेगा। भारत विकास परिषद और अग्रवाल समाज की सभा के संयुक्त तत्वाधान में आज लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जा रही है। भारत विकास परिषद का एक ध्येय है कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी और बलिदानी हैं, महाराणा प्रताप हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो और इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब की जयंती जितने भी महापुरुष हैं भारत विकास परिषद बड़े हर्ष और उल्लास से मनाता है और स्कूलों में बच्चों को जा कर के उनके जीवन के बारे में बताता है ताकि बच्चों को उनके जीवन के बारे में प्रेरणा मिले। और इसी प्रकार भारत विकास परिषद सभी को ये आह्वान करता है कि हमें अपने क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखना चाहिए और उनको जहाँ भी हमारे शहीद हैं उनको पुष्प माला अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित जयंती थी। हमने सभी ने सामूहिक रूप से धूमधाम से मनाई है, उनको याद किया है और उनकी कुर्बानियों को ये शहर ही नहीं, ये राज्य ही नहीं, अपितु पूरा देश याद करता है। हम कोटि कोटि उनको नमन करते हैं और बच्चों में इस चीज़ के लिए प्रेरणादायक चीज़ें हैं ये, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुण्य एक बार लाला लाजपत राय जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। लाला लाजपत राय की आज बड़े हर्ष और उल्लास से जयंती मना रही है। अगर लाला लाजपत राय को हम बचपन से याद करें तो 1828 में एक अग्रवाल परिवार में जन्मे, जिनका बचपन से ही देश प्रेम में रहा और जैसे जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती चली गई, इन्होंने पंजाब केसरी अखबार, क्योंकि ये बहुत बड़े साहित्यकार थे और बहुत बड़े लेखक थे, इनकी भावनाएं थी कि देश आज़ाद हो। और उस ज़माने में थे जब 3 नाम लिए जाते थे, लाल, पाल और बाल। उस ज़माने के लाला लाजपत राय थे। इन्होंने अपनी आज़ादी की, अपने जीवन को आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। लाला जी के जब साइमन कमीशन ने जब एक बहुत बड़ा वो निकाल रहे थे तो इनके लाठियों की बौछार कर दी और लाठियों की बौछार के बाद नवंबर में इन्होंने उस समय अपने प्राण त्यागने पड़े। आज पूरे भारतवर्ष में अग्रवाल समाज के स्तंभ लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सभी निछावर कर दिया। जो लाला लाजपत राय के जीवन काल की अगर बात की जाए तो इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का
पूरी तरह से सफाया करके भारत में राम राज की स्थापना की। और मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी मेरे वो हैं भारतवर्ष के आदमी, उनसे लाला लाजपत राय के जीवन की प्रेरणा के साथ चलने का आह्वान करता हूँ। जल्दी ही इस चौक का विधायक जी ने कहा कि इतना बढ़िया सुंदरीकरण किया जाएगा कि भिवानी के जैसे अग्रसेन चौक है और जितने भी चौक हैं उससे भी काफ़ी अच्छा है, इस चौक का भी सुधार देखने के लिए मिलेगा। हमने हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन ने भिवानी ही नहीं है पितु पूरे हरियाणा में लाला लाजपत राय जी की जयंती समारोह मनाई है। और हमें है ना लाला लाजपत राय जी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने सैमंड कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे और अंग्रेज़ों को भगाया था और भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, उसमें हमें योगदान देना चाहिए, हमें उनके राह पे चलना चाहिए। दादी जिले के गोठड़ा माइनर के गांव मोड़ी के समीप टूटने के कारण किसानों की 5 एकड़ फसल में पानी भर गया। वीरवार को पत्रकार द्वारा मामले की कवरेज करने को लेकर सिंचाई विभाग के एसडीओ ओमदत के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि पत्रकार सोमेश ढाका को नुकसान की कवरेज करने से मना किया गया। जिले के गांव मोड़ी के समीप गोठड़ा माइनर टूटने से आसपास करीबन 5 एकड़ से ज्यादा भूमि में पानी भर गया। इसके कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान भी हुआ। इसकी सूचना सिंचाई विभाग को दी गई और विभाग के एसडीओ ओमदत मौके पर पहुंचे। वहीं इस दौरान कवरेज करने के लिए पत्रकार सोमेश ढाका भी वहां पहुंचे और मामला थोड़ा पेचीदा तब हुआ जब कवरेज करते समय एसडीओ ओमदत द्वारा पत्रकार को कवरेज करने से रोका गया और संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पत्रकार सोमेश ढाका ने एसडीओ ओमदत पर उनसे हाथापाई करने के आरोप भी लगाए हैं। हम आपके बिल्कुल बीच में नहीं। आप यहाँ से प्लीज आप चले जाओ, ये वीडियो मत बनाओ भाई। नहीं कोई बात ना 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 आगे चलो फिर आप ना मेरी बात आप मेरे साथ हाथापाई मत करें जी। मैं क्या कहूँ ना हाथापाई ना करें। ये वीडियो बना ले तू मेरी बना ले वीडियो की बात होगी। बना ली तो सुनो मेरी बात। आप हाथापाई थोड़ी ना करो। मैं नहीं कहूँ बना ले वीडियो बना ले। गलत बात। मैं मोड़ी के पास में अपनी गोठड़ा माइनर है वहाँ पर गया था कवरेज के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो मैं अपनी कवरेज कर रहा था। इसी दौरान में ही वहाँ पर एसडीओ साहब आते हैं सिंचाई विभाग के। उन्होंने अपना नाम ओमदत बताया था। उन्होंने बताया था, मुझे नहीं पता कि उनका नाम उन्होंने सच भी बताया या नहीं बताया, लेकिन ओमदत उन्होंने नाम बताया। और उन्होंने जैसे ही वो पहुँचे वहाँ पर उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट की कि आप यहाँ से भाग जाएंगे, आप यहाँ पर अब और आगे वीडियो ना बनाएं, आप जाएँ यहाँ पर। और यहाँ से बस उनका एक ही मकसद था कि बस वहाँ से भाग जाएँ। मैंने जब उनको ये कहा कि जी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ और आप जो ये बदतमीजी कर रहे हैं आप ये ना करें, तो उस दौरान में वो फिर से और ज़्यादा बदतमीजी पे उतारू हुए। जब वो और ज़्यादा बदतमीजी पे उतारू हुए तो मैंने अपना जो मोबाइल का कैमरा था मैंने वो ऑन किया। तो उनकी वो सारी की सारी बातें वीडियो में पूरे सोशल मीडिया में आज के दिन हैं। काफ़ी सारे जो मेरे साथी हैं उन्होंने अपने अपने चैनल्स में, अपने अखबारों में कहीं ना कहीं स्थान दिया है उस चीज़ को। लेकिन जब वीडियो बन रहा था तो जब उसको ये पता चला कि तेरा वीडियो बन रहा है और जो तू बोल रहा है सारा कुछ रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की कि बिल्कुल साथ से ही दोबारा टूट गई। लाखों रुपए लगा करके उसको ठीक करवाया गया होगा और दोबारा से टूट गई। कुछ महीनों बाद ही किसानों का बाजरे के टाइम में वहाँ पे नुकसान हुआ, अब सरसों के टाइम पे वहाँ पे नुकसान हुआ है। मैं वो कवरेज कर रहा था, किसानों की ही बात उठा रहा था। इसी दौरान में जहाँ उनको ये दिखाई दिया कि तुम्हारी तो गलतियाँ सामने निकल के आ रही हैं, तो उन्होंने इस तरह की, मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत की है। तो भाई जो हमारे सोमेश ढाका जी पत्रकार हैं और दादरी जिले के सभी स्थानीय जो पत्रकार हैं, वे सभी पत्रकारिता तो देखो जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी एक समाज के प्रति उनकी होती है उसको निभा रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा। हमने भी वो ढाका साहब की वीडियो देखी थी और पंचायत में भी ढाका साहब ने अपनी बात रखी है। तो पूरे दादरी जिले की सरव खाप ने वो जो एसडीओ है वो ओमदत एसडीओ साहब है, उनके नाम हमने पंचायत के माध्यम से संदेश भिजवाया है कि भाई एसडीओ साहब जल्द से जल्द जो हमारे पत्रकार साथी के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, जल्द से जल्द एक सार्वजनिक तौर के ऊपर उससे माफ़ी मांगे। नहीं तो भाई ये दादरी जिले की सरव खाप है, कोई ना कोई फिर सख्त कदम होगा और वो सख्त कदम हो सकता है कि दादरी शहर को सील का भी हो सकता है। भिवानी के सेठ कैरोनिमल पार्क में आयोजित नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार की रैली व मेलों का आयोजन। नगर परिषद द्वारा 2 करोड़ की लागत से करवाया जाएगा पार्क का सौंदर्यीकरण, यह कहना है नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव का। वहीं उन्होंने पत्रकारों को बताया कि
पार्क को सुंदर बनाने के अलावा पार्क में गाड़ियों की पार्किंग व फल सब्जी विक्रेताओं के लिए अलग से जगह निर्धारित की जाएगी। शहर का सेठ किरोड़ीमल पार्क, जहां कई बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया था, वहीं इस पार्क में अनेकों मेले भी आयोजित किए जाते रहे हैं। लेकिन अब न इस पार्क में रैलियां होंगी और न ही मेले लगेंगे, क्योंकि अब नगर परिषद इस पार्क का करीबन 2 करोड़ रुपयों की लागत से सौंदर्यीकरण कराएगी। करीबन 8 एकड़ भूमि में फैले 100 से भी अधिक साल पुराने इस पार्क के सौंदर्यीकरण का फैसला प्रशासन और नगर परिषद ने लिया है। हालांकि अभी ये पार्क गंदगी और मलबे का डंप बना हुआ है। इसकी 4 दीवारी भी टूटी हुई है और इसकी कुछ भूमि पर अवैध कब्जे के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इसकी बदहाली की जिम्मेदार भी खुद भिवानी नगर परिषद ही है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। पार्क की बदहाली को देखते हुए प्रशासन ने अब इसके सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। देखिए, किरोड़ीमल पार्क का हमारे इंतकाल भी हो गया है और रजिस्ट्री भी नगर परिषद के नाम से है, जो कि पहले से पता नहीं था। अभी पता लगा है कि किरोड़ीमल पार्क पूरी तरह से नगर परिषद का है। इसके अंदर हम इसका सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। भव्य तो एक पार्क बनाएंगे, उस साइड में टैक्सी स्टैंड का भी प्रावधान किया है और हमने जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी जगह, जहाँ रेडियाँ खड़ी हो सकेंगी, फल फ्रूट की सभी रेडियों के लिए भी जगह वहाँ अलॉट करने जा रहे हैं। उनको वहाँ खड़े करने की परमिशन देंगे। तो इस प्रकार से इसका विकास भी हो जाएगा और शहर का एक सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छे पार्क के रूप में, भव्य रूप में हो जाएगी। इसकी 4 दीवारी को भी ठीक करवा देंगे। जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हों सारी ठीक करेंगे। देखिए, इसको एक भव्य रूप देंगे इस पार्क को। शहर के अंदर पार्क भी होगा जिसके अंदर फ्रूट सब्जी कुछ भी चीज़ वहाँ अवेलेबल हो सकेगी। वहाँ टैक्सी स्टैंड भी बनाएंगे, टैक्सियाँ भी मिल सकेंगी। तो एक बहुत ही अच्छा शहर के लिए एक जगह पर सारी सुविधाएं हो जाएंगी। तो ये शहरवासियों के लिए एक सौगात के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रही है नगर परिषद। इसमें कितने करोड़ की क्या लागत? इसमें लगभग अभी तक जो एस्टिमेट बना, हमने 2 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। 2 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना दिया और आगे भी अगर और लगाना पड़ा तो और लगाएंगे। ऐसी कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। हमारा अभी तक प्रयास है कि 2 करोड़ के अंदर अंदर हो जाएगा। चुनाव कार्यालय भिवानी द्वारा बीते दिनों मतदाता जागरूकता के तहत विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के उपरांत प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को चुनाव तहसीलदार जयबीर सिवास ने सम्मानित किया। समाज सेवी लक्ष्मण गौड़ द्वारा तैयार किए गए बच्चों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर हौसला उनका बढ़ाया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कराई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को चुनाव कार्यालय भिवानी में प्रशस्ति पत्र और सब पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ऑनलाइन हुई इस प्रतियोगिता के विजेताओं को चुनाव तहसीलदार जयवीर सिंह सिवाच द्वारा पुरस्कार भेजे गए, जिन्हें भिवानी कार्यालय में वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल के साथ साथ कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान राज्य और जिला स्तर के विजेताओं को अलग अलग सम्मानित किया गया। नमस्कार, मेरा नाम चिंकी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 जनवरी को हम वोटर डे बनाते हैं, तो उसमें हमें कई ऐसे राइटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन होता है, जिसमें मैंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसमें मैंने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था, जिसमें मुझे आईएएस संजीव कौशल द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया था। इसके लिए मैं अपने सभी विद्यालय के स्टाफ मेंबर के लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगी। धन्यवाद। कश्यप है और जिला स्तर पर मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ऐसे राइटिंग में और राज्य स्तर पर मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका मैं पूरा श्रेय लक्ष्मण गौड़ सर और अपने दिनेश सर को देना चाहती हूँ। जो हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता है ना, जैसे कि हमने लोगों को अवेयर करना है कि आप वोट बनवाएं, वोट डालें, तो उस कड़ी में हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में हमारे प्रोग्राम होते हैं। रिटन कंपटीशन है, भाषणबाजी का है, रंगोली का है। तो हम बच्चों से उस माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं कि वे आप वोट बनवाएं और मतदान का प्रयोग भी करें। हमारा वोट बनाने का प्रोग्राम नवंबर में, पूरे नवंबर के महीने में चला। तो उस दौरान जितने भी प्रोग्राम हुए लोगों को अवेयर करने के लिए, हम उस कड़ी में 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मनाया जाता है और स्टेट लेवल पे भी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बच्चों को इनाम वितरित करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, और स्टेट लेवल पे माननीय हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी बच्चों को सम्मानित करते हैं। वो पूरे हरियाणा के अंदर जितने ज़िले हैं उनमें से अलग अलग जो भी कंपटीशन हुए हैं, उनमें जो भी बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है,
उनको वहाँ बुला के सम्मानित किया जाता है। और हमारे लिए खुशी की बात ये है कि स्टेट लेवल के ऊपर 4 बच्चों का चयन किया गया था, जिसमें हमारे भिवानी जिले के 2 बच्चे थे। ये हमारे लिए खुशी की बात है और मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रवार को किशनलाल जालान राजकीय नेत्र चिकित्सालय के मुख्य नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एडविन ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में प्रधान चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होने के उपरांत श्री पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र ने डॉक्टर एडविन को पीएमओ बनने पर बधाई दी। वहीं पीएमओ ने भी भिवानी वासियों को अत्यंत बेहतर ढंग से चिकित्सा सेवा प्रदान करने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को नवनिर्वाचित प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एडविन ने अपना कार्यभार संभाला। शहर के जाने माने किशनलाल जालान राजकीय नेत्र अस्पताल में काफी समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एडविन ने पदोन्नति के बाद आज अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर श्री पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर और शॉल ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट सदस्यों के साथ साथ ट्रस्ट के प्रधान द्वारा उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। वहीं नवनियुक्त पीएमओ डॉक्टर एडविन ने भी उनका आभार व्यक्त किया और भविष्य में अपनी जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से पालना करने की बात कही। तो सबसे पहले पेशेंट ही हमारे लिए, तो पेशेंट खुश हैं तो सब कुछ खुश है इस दुनिया में। हम जब तक जालान में रहे, मैंने जालान का 1 नंबर पे काम किया, स्टेट में क्या पूरे हमारे वीकेंड से कंट्री में हमारा जालान का 1 नंबर पे नाम रहा। इसी तरह मैं चाहूँगा कि हमारे सिविल हॉस्पिटल का नाम 1 नंबर पे रहे और जितनी यहाँ डॉक्टरों की कमी है उसको कमी को पूरा किया जाएगा। यहाँ मेडिको लीगल से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, पोस्टमार्टम से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, उनको भी सोल्व किया जाएगा। जितनी कमियाँ हैं कुछ पेशेंट से रिलेटेड हैं, कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाने की कोशिश की जाए पेशेंट्स के लिए। मेन तो ये रहेगा। और मैं तो हर पेशेंट से कहता हूँ जब भी कोई इशू है कंटेक्ट मी डायरेक्टली। मैं लगातार मैं पेशेंट्स से कहता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ ये कहता हूँ कोई भी इशू है कम एनी टाइम, टेलीफोनिकली कोई इशू है आई विल सॉल्व। और जितना मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई इशूज़ हैं, चाहे ओपीडी से रिलेटेड हैं, चाहे ओटी से रिलेटेड हैं, चाहे वार्ड से रिलेटेड हैं। अब तो कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता है, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी हम टाइमली उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो डॉक्टरों की कमी है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उसके लिए रिपीटेडली सिविल सर्जन को लिखा गया है, ऊपर स्टेट लेवल पे भी हमने डीजी साहब को भी लिखा गया है, इसी हद तक हमने लोग इंटीमेट किया हुआ है। और बार बार मैं ये कहता हूँ जब भी आपके पास रिक्रूटमेंट होंगी तो डॉक्टर आ जाएंगे और मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार जो रिक्रूटमेंट्स होंगी, कुछ अभी वैकेंसीज निकली थी, उसमें जितने मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि यहाँ डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की जाएगी, मैक्सिमम रहेगी। एक बार कैजुअलिटी की सिचुएशन क्या है ऐसा कुछ नोटिस में नहीं है, अगर ऐसा कुछ नोटिस में हुआ तो स्ट्रेचर से अवेलेबल करा दी जाएंगे। वार्ड नंबर 10 बुआनीखेड़ा के युवक मुकेश द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने के मामले में न्याय की मांग को लेकर बुआनीखेड़ा निवासी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। अपनी मुलाकात में उन्होंने बताया कि मुकेश ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। वहीं उन्होंने शीघ्र आरोपियों को पकड़ने की मांग भी की। बुआनीखेड़ा वार्ड नंबर 10 के क्षेत्रवासी आज न्याय की मांग लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे और अपना मांग पत्र सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले बुआनीखेड़ा के वार्ड नंबर 10 निवासी मुकेश कुमार ने गांव के खेतों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों के हवाले कर दी थी। लेकिन परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि मुकेश ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस बारे में उन्होंने खेत के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग लेकर आज मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक से मिले और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। सर जी 16 जनवरी को मेरे मामा जी का मर्डर करके खेत में लटका दिया गया नरेंद्र सुनब करण सिंह ने, जो उसके साथ 5-6 साल से खेती बड़े काम करता था। उसके साथ में 5-6 किलो ठेका जमीन थी उसकी, कुछ पैसे भी थे उसकी तरफ। उसके जब पैसे मांगने के घर से बोल गया 16 तारीख को मैं पैसा अपने साहब करा के लिया नरेंद्र घर से। 16 तारीख को घर पे नहीं पहुंचा, फ़ोन मिलाया उसका फ़ोन भी नहीं मिला, फ़ोन भी नहीं मिला उसका। बाद में सुबह 17 जनवरी को सुबह नरेंद्र सुनब करण सिंह घर आके रुका मारे गए घर, भाई तारा लड़का हमारे खेते फांसी खाया, उसको उतार लिया जाके। ठीक है, घर से कह गया था नरेंद्र की शादी साहब पर का हूँ मैं, और उसको छोटे पेड़ के ऊपर फांसी रात को पहले तो मारा गया, उसको फिर उसको फांसी लटका दिया गया। घर आके ये बता कि उसको उतारा भी नहीं उन्होंने। तो यहाँ से मौके पुलिस में SHO साहब गए, DSP साहब तो थे नहीं शायद, SHO थे, 2 SI थे, कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारा मुकदमा भी दर्ज नहीं करा उन्होंने।
बाकायदा पूरा गांव बोल रहा है भाई इसको फांसी लटकाएगा है ना, उसमें कोई ऐब था शराब का ना हुक्का बीड़ी का ना, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। फिर भी अमरूद का पेड़ भी सारा 5-7 का हाइट का, इतनी उसकी हाइट है, पर उस पर कैसे फांसी खाओगा। ये बाका मौका है, इसमें FSL टीम गई थी, पता है उन्होंने पैसे खाए क्या खाए, बोले इसको फांसी खुद खाई है, ऐसे बोला है। और 17 SI है जो ऑन ड्यूटी है बुआनी खड़ा थाने के अंदर है, उसको मैंने बोला जी मुकदमा दर्ज किया कि नहीं किया, बोला किया है। हमें तो आज तक कागज वापस नहीं मिले, ना तो FIR देते हमें, ना हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, ना MR रिपोर्ट देते हमें। SP साहब से पहले भी आ चुके, एक बार मिल गया, आज फिर दोबारा एप्लीकेशन लगाई है, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी।